राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज आपके लिए हम एक ऐसी कंपनी लेके आए हैं जो कि दूध के सेक्टर में काम करती है, डेयरी के सेक्टर में काम करती है। डायरेक्ट दूध नहीं बेचती है, दूध से अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बेचने का काम करती है। जैसे कि प्रोटीन पाउडर निकल गया, बटर निकल गया, ये ठीक है, राइट। जैसे मिल्क इन्फेंट मिल्क फार्मूला बन गया, इस टाइप से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बनाने का काम करती है। तो यही कंपनी अपने स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है। तो ये अपनी जो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करके जो प्राइस इन्होंने अपना रखा है वो 54 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है। और यहाँ पर कंपनी पूरी वैल्यू जो लगा रही है वो लगभग 131 करोड़ रुपीज़ लगा रही है। इसके थ्रू कंपनी जो यहाँ पर पैसे उठाना चाह रही है वो है लगभग 35 करोड़ रुपए। तो कंपनी का नाम है यहाँ पर डिंडीगुल फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और यहाँ पे जो कंपनी का ब्रांड लोगो है वो है एनुट्री का, एनर्जेटिक न्यूट्रिशंस। सो ये ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम के साथ में कंपनी का नाम ये है। जैसे आपने पेटीएम का नाम सुना तो पेटीएम इज ए ब्रांड नेम, और 197 कम्युनिकेशंस उसकी कंपनी का नाम है। सो ये कंपनी का नाम है, ये इसका ब्रांड का नाम है, राइट। ये ब्रांड नेम जो है ये आज के दिन कंपनी का रजिस्टर्ड है लोगो ऑलरेडी। सो देर इज नॉट एन इश्यू कि यहाँ पे कंपनी का कोई ट्रेडमार्क चुरा लेगा कल को, वो इश्यू भी यहाँ पे नहीं है। अब कंपनी की हम लोग जानकारी यहाँ पर पता करने वाले हैं कि कंपनी के इस आईपीओ के अंदर में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हमें क्या यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है लिस्टिंग गेन्स की तरह, और फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को, स्ट्रगल्स को देखते हैं हम लोग, ट्राई करेंगे, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है वो तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और यहाँ पर कंपनी का आज के दिन में प्रोसेसिंग प्लांट जो है डिंडीगुल के अंदर में है, जो कि 15 एकर्स में फैला हुआ है। रोज के पास में सारे के सारे यहाँ पे लाइसेंसेज हैं। कंपनी इंडिया में ही माल बेचती है, साथ में ही कंपनी इंडिया के बाहर भी माल बेचती है, बट बाहर जितना एक्सपोर्ट करती है वो कुछ खास नहीं है। बट इंडिया के अंदर में मेनली इनका प्रोडक्ट बिकते हैं। आज के दिन 101 एम्प्लॉयज़ इनके पास में है। और सेकंड चीज़ अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के जो ज़मीन है, जो वेयर हाउसेज है, जो 15 एकड़ की जो ज़मीन है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है, ना कि कंपनी के मालिकों द्वारा या फिर लीज पर ली हुई नहीं है। कंपनी खुद ही मालिक है उसकी। बट कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जो कि इस एड्रेस के ऊपर में है वो कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनके नाम पे है, और कंपनी को प्रमोटर्स ने लीज पर दे रखा है, किराए पर दे रखा है। सो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कंपनी के पास में खुद की प्रॉपर्टी भी है, बट रजिस्टर्ड ऑफिस अभी कंपनी के नाम पे नहीं है, बट दैट डजंट मेक एनी इशू टिल नाउ। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का आज के दिन कितना बड़ा मार्केट बना हुआ है। तो कंपनी का जो मेनली मार्केट फैला हुआ है वो जो है तमिलनाडु में सबसे बड़ा मार्केट है, उसके बाद में गुजरात में है। तो ये मेन बड़े मार्केट हैं। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में है। ये मेन मार्केट्स हैं इस कंपनी के, जिनसे कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं और चीज़ों की अगर चर्चा करते हैं, कंपनी किस तरीके से पैसा उठाना चाह रही है और क्यों पैसा उठाना चाह रही है, तो उसकी अगर बात करते हैं यहाँ पे जो कंपनी लगभग कितने 35 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, तो उसके पीछे मेन रीज़न कंपनी ने बताया वो है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को करना है, कंपनी को अपनी फैक्ट्री को बढ़ाना है, राइट। और दूसरा जो रीज़न बताया वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कंपनी के ऊपर खर्चा इस बार थोड़ा ज़्यादा है जिसको कंपनी को मीट करना है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाली है। एंड उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट प्रोसेस, ये तो हर कंपनी बोलती है, जैसे आईपीओ लेके आने में खर्चा वर्चा होने वाला है। तो कंपनी का मेन इश्यू है कि कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने आप को बड़ा करना है। तो यहाँ पर अगर कंपनी का हम लोग इस चीज़ को चेक करते हैं, कंपनी जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लेके रखता हूँ, तो यहाँ पर हम कैपेसिटी की बात करेंगे कंपनी की। तो यहाँ पे कैपेसिटी में अगर आप लोग चेक कर पाएंगे कि पिछले साल जो मार्च 2023 के अंदर में कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी थी वो 2938 थी टन्स। बट इस साल जो है दिसंबर तक 26,777 रह गई। तो कंपनी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका डेप्रिशिएशन हो गया है, फैक्ट्री का डेप्रिशिएशन हो गया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, मतलब कैपेसिटी थी, वो कम हो गई है। अब यहाँ पे इस वजह से इसको वापस बढ़ाना है कंपनी को, जिसके लिए कंपनी बोली मेरे को पैसा उठाना है, राइट। तो अपनी कैपेसिटी वापस बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटी बढ़ाऊंगी तभी तो यूटिलाइज कर पाऊंगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी एक्चुअल जितनी यूटिलाइज होनी चाहिए उस हिसाब से कंपनी हर साल इंक्रीज करती जा रही है, मतलब जितना कैपेसिटी है कंपनी के पास में उस हिसाब से यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और इस साल क्या है कि कंपनी का यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी कम होगी तो यूटिलाइजेशन भी कम हो रखा है, बट स्टिल अभी 9 महीने का डेटा हमारे सामने है। पूरा 12 महीने का डेटा यहाँ पर आएगा तो प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 60-70 के आसपास में पहुँच जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। नाउ दैट्स अगेन फाइन। सो एक रीज़न तो हमारे सामने सीधा सीधा क्लियर हो गया कंपनी के डेटा को देखते हुए कि हाँ रीज़न इज जेन्युइन।
नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के पास में जो आज के दिन जो माल बिक रहा है, उसके अंदर में जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहां पर कंपनी का 70% माल बिक रहा है। टॉप 10 कस्टमर्स ही कंपनी से माल उठा रहे हैं, 70% कंपनी का रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है। अब यहाँ पे देखने पड़ेगा ये कि जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनके ऊपर में कंपनी का टाइम के साथ में रिलायबिलिटी बढ़ रही है, उन्हीं के ऊपर रिलाई रह पा रही है, या फिर कोई नए कस्टमर्स बन रहे हैं। तो इसको अगर हम चेक करते हैं पास डेटा के हिसाब से, तो उन्हीं टॉप 10 कस्टमर्स पे रिलाई नहीं कर पा रही कंपनी, और भी जगह पर अच्छे अच्छे नए कस्टमर्स बना रही है, क्योंकि ये परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये परसेंटेज जितना धीरे धीरे कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हो, आप मार्केट में और भी कस्टमर्स ढूंढ रहे हो। दैट इज ए गुड थिंग अगेन। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी का आज के दिन अगर कुछ और नेगेटिव्स कंपनी के बारे में है, कुछ पॉजिटिव्स अगर कंपनी के बारे में है। तो कंपनी के नाम पे ऑलरेडी हम लोग बात चर्चा कर चुके हैं कि कंपनी के नाम पे क्या ऑन करती है, क्या कस्टमर्स हैं। और अगर हम लोग और चीज़ की अगर चर्चा करते हैं तो कंपनी के जो सप्लायर्स हैं, कंपनी का हमको पता है कि कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, वो दूध है, राइट। तो दूध के जो सप्लायर्स हैं वो उनको अगर हम लोग चेक करते हैं तो टॉप 10 सप्लायर्स से कंपनी के पास में 25% सप्लाई आती है, राइट। और जो कि वही सप्लाई 69% के आसपास में आती थी मार्च 2023 तक, और उससे पहले 88% आती थी। तो इनका जो रिलाय थी, ये रिलाय कर रहे थे टॉप 10 कस्टमर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा। अब इनके पास में जो जो सप्लायर्स हैं वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो फ्यूचर में इश्यू हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एक सप्लायर के साथ में दिक्कत होने की वजह से बिजनेस को इश्यू फेस करना पड़ सकता है, तो वो यहाँ पर अब केस नहीं बचा है। अब टॉप 10 कस्टमर्स का सिर्फ 25% ही सप्लाई आती है, बाकी कंपनी का अलग अलग जगह से सप्लाई आती है। तो आज के दिन 4000 किसानों के साथ में कंपनी जुड़ी हुई है। नाउ दैट्स अगेन ए गुड थिंग कि कंपनी ने अपने आप को सप्लायर बेस अच्छा खासा बढ़ा लिया है, राइट। ऐसे केस में क्या होता है कि यूजुअली सप्लायर जब कम होते हैं तो कंपनी की कम चल पाती है, सप्लायर जो होता है वो अपनी मनमर्जी चलाता है, राइट। कि उधारी पे माल नहीं दूंगा, अभी अभी माल है नहीं, मतलब कई दिक्कतें कंपनीज को फेस करनी पड़ती हैं। बिजनेस के दिन बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे जो मेन इश्यू मेरे को अभी तक नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि कंपनी के अगर हम लोग एक चीज़ को चेक करते हैं यहाँ पर, तो 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं इनके अंदर में दो तो नाम है, इंसानों के नाम है, और एक है यहाँ पे इंद्रायणी बायोटेक लिमिटेड, जिसके पास में 42% शेयर होल्डिंग है। तो ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? ये ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पास में तो दूसरी दूसरी कंपनियों के शेयर्स ही रहते हैं, मतलब वो दूसरी कंपनियों की मालिक होती हैं, वो खुद बिजनेस नहीं करती। जो कंपनियां दूसरी धंधा करती हैं, बिजनेसेस करती हैं, उनके शेयर्स उनकी मालिक बन के बैठी रहती हैं। ये ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 42% जो शेयर है इस कंपनी का, ये इस इंद्रायणी बायोटेक के पास में। इसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ये मेरे को एक नेगेटिव इशू यहाँ पे लगता है कि इस टाइप की कंपनी के पास में और भी ग्रुप कंपनियां हैं, राइट। जो ग्रुप कंपनियां हैं तो उन ग्रुप कंपनियों का ये जैसे एक ये ग्रुप कंपनी AR डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, नेलाई फार्म्स प्रोडक्ट लिमिटेड, इनका जो वर्क है, काम है, वो सेम जो ये IPO लेके आ रही कंपनी इसके अंदर में। तो आज के दिन अगर इन्वेस्टर्स इस कंपनी के अंदर में पैसा लगाते हैं तो जो मेजर शेयर होल्डर है इस कंपनी का, उसके पास में इसी टाइप की दूसरी कंपनियों के अंदर भी मालिकाना हक है। तो कल को अगर वो प्रमोटर चाहे, राइट, तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छा बिजनेस है, वो दूसरी कंपनी की तरफ में डाइवर्ट कर सकता है। तो ये जो आज के दिन जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी में भरोसा दिखा रहे हैं, उनके भरोसे के साथ में खेला जा सकता है फ्यूचर के अंदर में। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होता है कि कई बार क्या होता है ना कि एक ही जो बड़ा मालिक है, बड़ा जो शेयर होल्डर है किसी 2-3 कंपनियों का, वो एक कंपनी का तो IPO लेके आ रहा है जिसमें पैसा उठा रहा है पब्लिक से, बट 2 कंपनियां उस बड़े मालिक के पास में और हैं जो कि सेम काम करती हैं। तो कल को वहां से एक कंपनी से तो इन्वेस्टर से पैसा उठा लिया, अब बाकी जो बिजनेस कर रहा है वो उस कंपनी से नहीं कर रहा जिसमें जिसमें लोगों से पैसा उठाया, दूसरी कंपनियों से बिजनेस कर रहा है, राइट। और पैसा जो है वो दूसरी कंपनियों की तरफ में डाइवर्ट कर दिया, तो वहां पर जो नुकसान होता है वो शेयर होल्डर्स का हो जाता है। इसी टाइप से एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 2 कंपनियों जो ऑलरेडी कंपनियां हैं, ग्रुप कंपनियां, उनकी वजह से यहाँ पे पैदा हो सकता है फ्यूचर के अंदर में, जो कि एक थोड़ा सा काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट फ्यूचर में बन सकता है अगर प्रमोटर्स लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट का, अगर हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, तो अभी तक अगर लिटिगेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कोई केस वेस चल रहे हैं, एक्सपीरियंस कितना है, तो एक्सपीरियंस वाइज भी अच्छा है। लिटिगेशन, क्रिमिनल केस या सिविल लिटिगेशन, इस टाइप के कुछ केसेस अभी प्रमोटर्स के ऊपर में है नहीं। सो ये शो करता है कि मैनेजमेंट अभी तक तो ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक तो फेस ऐसी हुई नहीं है, बट फ्यूचर में एक थोड़ा सा खतरा मंडराता है कंपनी के ऊपर में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब यहाँ पर पॉजिटिव ही है सब कुछ कंपनी के बारे में, बस एक नेगेटिव पॉइंट में हमको नजर आता है वहाँ पर।
वो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा आई डोंट सी एनी इश्यूज ओवर हियर। ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के ठीक हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी ठीक हैं। कंपनी पहले नुकसान कर पा रही थी क्योंकि कंपनी के जो फिक्स खर्चे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, कंपनी 28 करोड़ का ही माल बेच पा रही थी, जिसके बदले कंपनी नुकसान कर पा रही थी 4 करोड़ का। बट यहाँ पर जैसे ही कंपनी के माल ज़्यादा बिकने लगे तो कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हो गई, फिक्स कॉस्ट तो उतनी रह गई, राइट। अगर एक इंसान जो है, जो कि डेयरी फार्म में काम करता है या फिर उस फैक्ट्री में काम करता है, वो 10 लोगों का काम कर सकता है या फिर 5 घंटे काम कर सकता है, और कंपनी उसको प्रोवाइड कर पा रही है काम सिर्फ 3 घंटे के लिए, तो वो कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर नहीं है। तो ये इसी तरीके से कंपनी का जैसे जैसे सेल बढ़ा है, वैसे वैसे वो पूरा यूटिलाइज कर पा रही है अपनी वर्कफोर्स को, अपनी फैक्ट्री को, अपने इक्विपमेंट्स को। अभी तक उसके पास में और अच्छी कैपेसिटी है, कंपनी और अच्छे से, कंपनी अगर सेल बढ़ती है तो बिना खर्चा बढ़े कंपनी का नेट प्रॉफिट्स और बढ़ सकता है फ्यूचर में। तो कंपनी के पास में कस्टमर्स कंपनी जोड़ती जा रही है, यूटिलाइजेशन अभी तक कंपनी के पास में अच्छा खासा पड़ा हुआ है जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं, 30% और पड़ा हुआ है अभी भी, और उसको और बढ़ाना चाह रही है। दैट्स अगेन गुड। तो फ्यूचर है, मार्केट है, कंपनी के पास यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है, मैन पावर है, और कंपनी का जो टॉप लाइन है और कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल पा रही है। एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। अब आज के हिसाब से अगर प्रॉफिट्स को अगर चेक करते हैं हम लोग, पी एंड पी बी रेशियो के हिसाब से हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां मार्केट में जो इसी सेक्टर में काम कर रही हैं, तो उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है, उसके हिसाब से हम कंपेरिजन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो कंपनी का कितना ऊपर तक शेयर को हम जाते हुए देख सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7.5 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट्स प्रोजेक्टेड बेसिस का, क्योंकि ये 9 महीने का डेटा है और हमको 12 महीने के हिसाब से चेक करना है, तो 7.5 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर 131 करोड़ की कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पर 7.5 अप्रोक्स डेटा ले रहे हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पर वो मत लेना कि 131 डिवाइडेड बाय 7.5। तो यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आता है वो 17.5 का निकल के आता है, जिसको हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डूडला डेयरी का 38 का है, इसका 24 का है, इसका 8 का है, ठीक है। तो ठीक ठाक, मतलब कंपनी ने अपनी जो कमाई है वो ठीक ठाक कंपनी कर रही है, जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से, राइट, बेट ठीक ठाक कर रही है। अब दूसरी पी बी रेशियो निकालते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर नेटवर्थ आज के दिन कंपनी की 4 करोड़ के आसपास में है, और कंपनी यहाँ पर 35 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है, तो यहाँ पे 39 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 39, तो यहाँ पे 3.3 का पी बी रेशियो निकल के आता है, जिसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे 5.46, 2.4, और यहाँ पर इसका तो पी बी रेशियो, इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार पी बी रेशियो। ओके, इसका नेगेटिव में है, सो वी कैन चेक। सो दो कंपनियों का अगर हम लोग चेक, इसीलिए इसका पी रेशियो जो है वो काफ़ी डाउन है, बिकॉज ऑफ द पी बी रेशियो, क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत अच्छा खासा लोन है मॉडर्न डेयरी के ऊपर में, इस वजह से इसका स्टॉक जो है नीचे टैंक हो रखा है। बाकी दो कंपनियां हैं, इनके जो पी बी रेशियो के साथ में अगर कंपेरिजन करते हैं तो पी बी रेशियो मतलब वैल्यू भी कंपनी ने अपनी ठीक ठाक लगाई है। तो दोनों ही बेसिस के अगर हम लोग कंपेरिजन बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक है ऊपर की तरफ में छलांग मार सकता है, देयर इज ए स्पेस, मार्केट इसको वैल्यू दे सकता है, क्योंकि कंपनी का जो आज के दिन वैल्यू है 131 करोड़ का है, कमाई अच्छी है और सुधार बहुत अच्छा हो रहा है कंपनी के अंदर में, डेटा के अंदर में। और कंपनी जो लोन है, लोन भी धीरे धीरे चुका रही है ना, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट फॉर द कंपनी फ्यूचर के हिसाब से। सो आई थिंक मार्केट इसको अच्छी वैल्यू दे सकता है, नियर टर्म में भी अच्छी वैल्यू दे सकता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इस प्राइस के ऊपर में जो कि कंपनी की लिस्टिंग हो रही है इस प्राइस के हिसाब से मुझे ठीक लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और फ्यूचर में इस प्राइस पे गेन आता है और ये चीज़ें इंटेक्ट रहती हैं तो फ्यूचर में भी हम लोग, मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन लें, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, आई नेवर रिकमेंड एनीथिंग। सो अब अगर मेरी एनालिसिस आपको किसी तरीके से हेल्प करती है तो डू कमेंट, एंड कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, नए लर्निंग वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।